गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7.1 से सवाल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले तक 6.1 से लेकर जितना भी चैप्टर हम लोग पढ़े थे और उतना सारा चीज़ इसको याद है, तब तो इस चैप्टर का सवाल उसको थोड़ा आसान लगेगा, क्योंकि यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नाम होगा गुणनखंड। अब ये गुणनखंड बहुत बच्चा बोलेगा कि तो पहले ही पढ़ चुके हम लोग, लेकिन जो गुणनखंड हम लोग अभी तक सीखे हैं वो गुणनखंड और अभी के गुणनखंड में बहुत सारा अंतर है। तो अंतर क्या है कि इससे पहले तक हम लोग जितना भी गुणनखंड सीखे सिर्फ और सिर्फ संख्या का गुणनखंड सीखे थे, ये संख्या का। और इस चैप्टर में हम लोग जो गुणनखंड सीखेंगे संख्या प्लस चर का गुना सीखेंगे, चर का। तो मतलब इसमें तो संख्या रहेगा बहुत सारा और इसमें एक्स वाई जेड ये सारा मिल के रहेगा। तो इससे जो गुणनखंड होगा उस चीज़ के बारे में इसमें चर्चा किया। तो गुणनखंड तो समझ में आ गया कि गुणनखंड है क्या, हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2-3 शब्द आएगा, उसी के अनुसार ये चैप्टर चलेगा पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्या, सार्व गुणनखंड। ये क्या होता है, या फिर इसी को कहीं कहीं बोला जाता है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। और इसी का डायरेक्ट अगर कोई मीनिंग हम लोग समझे तो सभी में एक जैसा, सभी में एक जैसा, मतलब जितना भी पद आएगा चर और अचर का, उसमें जो सभी एक जैसा होगा वही उसका कहलाएगा सार्व गुणनखंड। मतलब जो सवाल दिया हुआ रहेगा उसका पहले गुणनखंड कर ले हम लोग, उस गुणनखंड में से जो एक जैसा सारा निकलेगा वो कहलाएगा क्या, सार्व गुणनखंड। और एक जैसा चीज़ आ गया तो पीछे याद करो, हम लोग पढ़े इसको, यही होता था HCF, महत्तम समापवर्तक। तो मतलब कहानी पीछे ही घूम रहा सिर्फ कि मतलब हम लोग जिस प्रकार से संख्या का गुणनखंड करके HCF निकाले थे कि सभी में एक जैसा जो था सिर्फ उसी को निकाले थे और वही कहलाता था HCF। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा कि सबसे पहले जितना चीज़ देगा सब का गुणनखंड कर लेंगे और गुणनखंड करने के बाद उसमें जो एक जैसा चीज़ होगा उसी को निकाल लेंगे उसमें से, और वही कहलाएगा इसका सार्व गुणनखंड। और जो एक जैसा चीज़ जो सभी से निकले वही तो HCF कहलाता है। HCF में हम लोग यही चीज़ पढ़े थे कि जब जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका गुणनखंड करते हैं, उस गुणनखंड में सभी के गुणनखंड में से जो एक जैसा चीज़ होता है उसी को निकालते हैं, वही कहलाता था HCF। तो मतलब यहाँ पे सार्व गुणनखंड बोले या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड बोले, तुमको एक ही बात समझना होगा कि HCF निकालने के लिए बोल रहा। इसी बात को दिमाग में रखोगे, यही है HCF। कभी कभी सवाल में लिख भी सकता हो कि निम्नलिखित बीज व्यंजक का HCF ज्ञात करें, या फिर निम्नलिखित का सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। अगर ये ना बोले तो ये बोल देगा, तो ये बोले या फिर ये बोले, बात बराबर है। तो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि चर और अचर का हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। तो मतलब इस चैप्टर में हम लोग बीज व्यंजक का गुणनखंड सीखेंगे। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सवाल है क्या कि हम लोग गुणनखंड करेंगे कैसे। सवाल जो देगा उसमें हम लोग को समझ में कैसे आएगा कि इसका गुणनखंड करना है। तो सवाल में तो लिख ही देगा कि इसका गुणनखंड करें। अब सवाल है कि गुणनखंड करने के बाद हम लोग कैसे पहचानेंगे इसमें क्या आएगा, फिर या क्या कॉमन आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले चीज़ लिखाए थे क्या कि जितना भी पद देगा, 1 नंबर चीज़ में लिखाए थे क्या कि जितना भी पद देगा सभी में संख्या एक जैसा होना चाहिए। अगर इस चीज़ को निकाल दिया तो संख्या बहुपद का गुणनखंड हो गया या फिर बीज व्यंजक का गुणनखंड हो गया। दूसरा बात बोले थे कि चर एक जैसा हो सभी में। अगर सभी में एक जैसा चर खोज लिया तो भी इसका गुणनखंड हो गया। अगर इससे नहीं हो रहा तो तीसरा, पदों की संख्या सम हो। पदों की संख्या सम हो मतलब जोड़ा जोड़ा पद आना चाहिए। जोड़ा जोड़ा में अगर बांट दे तो भी गुणनखंड हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा तो लास्ट में आना चाहिए सूत्र। इसमें से जो चीज़ सवाल में ला दोगे उस संख्या का गुणनखंड हो गया, मतलब उस पद का गुणनखंड हो गया, संख्या तो नहीं पद। या फिर उस बीज व्यंजक का गुणनखंड हो गया। या तो संख्या एक जैसा सभी में हो जाना चाहिए, तो सभी का बात आ ही गया, तो मतलब गुणनखंड हो गया। सभी में एक जैसा चर हो गया तो भी गुणनखंड हो गया। सभी में पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा अगर कर दे तो भी गुणनखंड होगा। अगर कुछ ना आए तो सूत्र तो उसमें लागू होगा ही, जो पीछे हम लोग बीज व्यंजक का सूत्र पढ़ लिए वो भी इस चैप्टर में आएगा। इसमें से इस 4 चीज़ में से जो भी एक चीज़ सवाल में दिखा दोगे उसी के अनुसार ये गुणनखंड हो जाएगा, सीधा सा बात। तब ये चारों चीज़ को हम लोग सवाल में अप्लाई करेंगे, देखते हैं वहाँ पे कि कैसे कैसे वहाँ पे सवाल बनता है, तब फिर सारा चीज़ समझ में आएगा। तो सवाल को छोटा रूप में स्टार्ट किया, तब वो धीरे धीरे बड़ा रूप में ले गया। तो दुनिया का चाहे तुम किसी भी क्लास का गणित तुम बनाओ, अगर उसमें ये 4 बात गुणनखंड का बात आएगा तो इस 4 बात से बाहर हो जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बात 8 क्लास में लागू होगा, सारा गुणनखंड में ये बात लागू हो, चाहे तुम किसी भी क्लास में पढ़ो। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले संख्या को खोजेंगे, नहीं मिला तो चर खोजेंगे, नहीं मिला तो पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा करेंगे, और वो भी नहीं पूरा तो लास्ट में सूत्र का अप्लाई होगा। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखो ये सारा बात को जब सवाल में अप्लाई करेंगे तब फिर सवाल समझ में आएगा। चलो हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं 7.1 से। अब पहला सवाल लिख रहा है इसमें क्या कि 7x और 21x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड होगा। तो सीधा सीधी बात, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल दिया है 1 नंबर में। तो एक ही बात है क्या कि हम लोग को HCF निकालने के लिए बोल रहा है सवाल में, इतना तथा इतना 21x स्क्वायर, इसका सार्व गुणनखंड, मतलब ऐसे समझो कि ये क्या मांग रहा है, इसका HCF मांग रहा है। तो सबसे पहले 7x का गुणनखंड, 7 गुना x, 21x स्क्वायर का गुणनखंड, तो 7 गुना या फिर 3 गुना 7 गुना x गुना x। तो अब इसका निकालना हम लोग को क्या, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड ये बनाने का तरीका हुआ। ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल दिया, डायरेक्ट बनाना था, लेकिन अगर सवाल ऑब्जेक्टिव ना देके ऐसे देता तो बनाने का तरीका यही हो। जिस प्रकार से हम लोग HCF निकालते थे, यहाँ पे HCF लिखते थे और ब्रैकेट के अंदर जितना संख्या को HCF बोलता था उस चीज़ को यहाँ पे बैठाते थे। अब देखो एक जैसा चीज़, 7 इसमें है तो आ गया, सभी में है ये। 3 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो 3 तो इसमें आएगा नहीं HCF में। x इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो ये आ गया। फिर x इसमें एक बार है लेकिन इसमें है ही नहीं, मतलब इसमें x एक बार है, इसमें 2 बार है, तो कम से कम एक बार तो दोनों में है। देखो इसके अलावे, इस 7x के अलावे इस दोनों में कुछ चीज़ एक जैसा नहीं है, तो मतलब इसका आंसर 7x ही हो गया। तो मतलब निकल गया ये HCF, और FCF मतलब ही सार्व गुणनखंड या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो A है वो A सही है इसका। ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल दिया था। तो मतलब ये सारा सवाल आसान है, इसको सारा सवाल को बना सकते हो आसानी से। पहले यहाँ तक उतारो फिर आगे देखते हैं। तो देखो 1 से लेकर 3 नंबर तक सवाल सब एक जैसे है, ऐसे 4 नंबर तक भी एक जैसा है, लेकिन इसमें कुछ बात थोड़ा अलग है, इसलिए इस सवाल को बता रहे हैं। देखो 4 नंबर में टोटल 4 सवाल दिया है। ये पहला सवाल है, A नंबर सवाल दिया है। अब फिर इसमें बोला गया कि इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले सबका गुणनखंड कर लेते हैं। अब जो बच्चा इसको सीख जाएगा तो बोलता है कि इतना गुणनखंड हम लोग क्यों करें, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हाँ, वो भी बात सही है, लेकिन इसको जब बार बार बनाओगे तब ये चीज़ को लागू करना कि डायरेक्ट सवाल को निकालेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम लोग प्री स्टेज में, ये धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो 2 गुना, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना आगे, तो माइनस रखेंगे इसके पास, 7 गुना x गुना y। अब इसका सार्व गुणनखंड, अब खाली जगह भरना था, लेकिन हम लोग बनाने का तरीका सीख रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, सार्व गुणनखंड या फिर HCF। इतना बात सोच के रखोगे कि सार्व गुणनखंड या फिर HCF, -14xy। अब चलो खोजते एक जैसा। अब HCF के जैसा याद रखेंगे बात को। अब एक जैसा देखो, 7 इसमें है, इसमें है, तो 7 तो आ गया। x इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें भी एक बार, निकल गया। इसके अलावे एक जैसा चीज़ तुमको नज़र ही नहीं आएगा कहीं। इसके अलावे एक जैसा चीज़ कोई नहीं है, मतलब यही एक जैसा चीज़ सभी में था। अब माइनस, तो माइनस सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो माइनस आएगा नहीं, वो अपने यहाँ पे वैसे रहेगा। सीधा सीधी हम लोग HCF निकाले, जो एक जैसा चीज़ था उसी को निकाले, इसके अलावा जो बच गया उसको ऐसे ही छोड़ दी। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो मतलब 4 नंबर का जितना सवाल है सारा बना सकते हो, सब एक जैसा सवाल दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो 5 नंबर 6 नंबर यहाँ तक सवाल आराम से बन सकता है। इसमें सिर्फ एक पद का अलग अलग गुणनखंड निकालना था, तो 6 नंबर तक सवाल में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से बना सकते हो। तो पहले इसको उतार लो, तब फिर हम लोग देखते हैं 7 नंबर से थोड़ा सा रूल चेंज किया है, अब वहाँ से सवाल को देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 7 नंबर से सवाल को कुछ अलग लिखा है, लेकिन कुछ अलग है ही नहीं। जितना चीज़ हम लोग 6 नंबर तक पढ़े सेम कहानी वही है इसमें, लेकिन देखो ये पद को एक साथ दे दिया, मतलब 1 2 3 पद को एक साथ दे दिया जोड़ में, जबकि इससे पहले तक इतना सवाल था वहाँ पे अलग अलग पद दिया था। अब इसका गुणनखंड करके इसमें से जो एक जैसा चीज़ है उसको अलग निकाल लेना, मतलब इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो एक ही चीज़ बताए क्या कि सबसे पहला चीज़ 1 नंबर में कि सबसे पहले संख्या खोजो एक जैसा, क्योंकि अब तो अलग अलग इसका गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, अलग अलग ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको एक साथ देखना होगा सवाल में, इस बात को याद रखो। तो सबसे पहले क्या खोजेंगे, एक जैसा संख्या, एक जैसा संख्या ना मिले तो एक जैसा चर। तो ये दोनों चीज़ इसमें लागू होगा। इसके बाद होगा कि जो तीसरा रूल है कि इसमें हम लोग जोड़ा जोड़ा पद में बांटेंगे,
या फिर चौथा रूल या सूत्र में बैठाएंगे, अभी वो सवाल आया नहीं है, वो सवाल इसके बाद आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को सार गुणनखंड चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या एक जैसा संख्या सभी पद में है, देखो 9 9 6 के 54 9 9 में 81, मिल गया एक चीज़ हम लोग को, मतलब पहला ही चीज़ मिल गया क्या एक जैसा संख्या सभी में है। तो ये चीज़ तो पकड़ना था हम लोग को कि एक जैसा चीज़ निकालना है, और वही है उसका सार गुणनखंड, सीधा सा बात है। तो 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी, लेकिन ये छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 9 6 के 54 है इसमें, 9 9 में 81 है इसमें। तो पहला ही रूल से कहानी खत्म हो गया इसका। दूसरा रूल देखेंगे ही नहीं, अगर देखना तो देख लो कि एक जैसा चर इसमें x है, इसमें x है, इसमें है, इसमें x नहीं है, तो x नहीं आएगा, तो सभी से निकल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9। तो यहाँ पे सिर्फ बच गया x² और प्लस का 9 6 के 54, यहाँ पे 6 बचा, और प्लस साथ में x बचा, और प्लस का 9 9 81 हो गया इसका गुणनखंड, सार गुणनखंड हो गया। ये मतलब जो एक जैसा संख्या था वो निकल गया, पहले ही रूल पे ये सवाल बैठ गया। तो अतः सार गुणनखंड तब क्या हो गया इसका, सार गुणनखंड, सार गुणनखंड बराबर हो गया 9, बस यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे जितना भी सवाल है सारा को ऐसे ही बनाना होगा, यहाँ तक कि जो 8 नंबर में इतना जो सवाल दिया सारा सवाल को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब 7 नंबर में दिक्कत होगा नहीं, सवाल आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो पहले इसको उतार लो, 7 नंबर में और कोई एक सवाल को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये सवाल है F का 7 का F नंबर। अब इसमें भी बात है क्या कि सार गुणनखंड इसका निकालना है। तो सबसे पहला रूल संख्या देखो, सबसे पहला रूल कि सभी में एक जैसा संख्या, तो सभी में एक जैसा संख्या 18 18 दूना 36, तो नहीं 18 से तो नहीं जाएगा, ये 9 से देखो, 9 दूना 18 9 चौके 36 9 5 45, मतलब सभी में तो 9 है कॉमन, ये तो फिक्स हो गया, मतलब सभी का सार गुणनखंड तो 9 निकलेगा। तो संख्या देख लिए। अब दूसरा काम देखो कि चर सभी में है क्या, तो देखो x इसमें कम से कम एक बार है, इसमें भी एक बार निकलेगा, इससे भी एक बार निकलेगा, क्योंकि इसके पास तो 2 बार है, कम से कम तो एक बार इसके पास है ही, तो एक बार तो सभी से निकलेगा, और इसके पास 2 बार, इससे भी एक बार निकल जाएगा, इसके 5 बार है तो एक बार निकल जाएगा। अब y देखो, y यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो y कम से कम 2 बार सभी में है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, 3 बार में से 2 बार निकलेगा, यहाँ 4 बार है, 4 बार में से 2 बार निकलेगा। मतलब इसमें 2 चीज़ लागू हुआ कि संख्या एक जैसा आ गया और चर एक जैसा निकल गया। तो चर क्या निकला, x निकला सभी में से एक बार करके, और y निकला सभी में से 2 बार करके। इतना चीज़ सभी में है एक जैसा, इतना चीज़ सभी पद में एक जैसा है। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचा, तो 9 दूना 18 2 बच गया, x तो पहले ही निकल गया, y 3 बार था 2 बार निकल गया, तो एक बार यहाँ पे y बचा। अब प्लस 9 चौके 36 4 तो बचा यहाँ पे, उसके बाद देखो x 2 बार था 1 बार निकल गया, तो एक बार तो बचा यहाँ पे, y 2 बार था 2 बार निकल चुका, तो मतलब यहाँ पे y नहीं बचा। अब प्लस 9 5 45, तो यहाँ पे बच गया 5, 9 5 45 5 बचा। अब देखो x एक बार निकला जबकि यहाँ पे 5 बार है, तो मतलब 4 बार और बचा ये। उसके बाद देखो y 4 बार है 2 बार निकला, तो मतलब 2 बार यहाँ पे बचा हुआ। तो बस अब यहाँ पे लिखना क्या हम लोग को, सार्व गुणनखंड, अतः सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड हो गया 9xy²। बस ये 4 बात जिसको याद है कि एक जैसा संख्या एक जैसा चर, सम पद लाएंगे मतलब जोड़ा जोड़ा, और लास्ट में सूत्र, इस 4 में से ही सवाल बनेगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो जैसे ये सवाल 2 रूल पे बैठ गया, एक तो एक जैसा संख्या भी निकला और एक जैसा चर भी निकला, तो 2 बात पे डिपेंड किया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर निकाल दिए। तो आई होप कि इसमें जितना भी सवाल है आप बना सकते हो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं फंसोगे सवाल में। तो यहाँ तक उतारो, फिर सवाल को आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना, 8 नंबर में कुल मिलाकर 24 सवाल दिया है, ए से लेकर x तक सवाल दिया है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड करने के लिए बोला है, मतलब सार गुणनखंड करे या फिर गुणनखंड करे, बात तो बराबर है। तो इसमें भी सवाल सारा में बोला क्या कि आप गुणनखंड कीजिए सवाल का, जितना भी सवाल है। तो टोटल 24 सवाल दिया है, 8 नंबर में टोटल 24 सवाल है। तो फिर वैसे ही सोचना, पहला कंडीशन संख्या एक जैसा, तो पहला कंडीशन देखो संख्या एक जैसा, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो पहला तो रूल लागू हो ही गया। दूसरा रूल एक जैसा चर, इसमें एक्सेलेंट इसमें है ही नहीं, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ पहला वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो पहला करे दूसरा करे तीसरा चौथा, जो भी रूल फॉलो करेगा उसी से उसका गुणनखंड हो गया। तो दोनों में कुछ नहीं तो 5 तो दोनों में है एक जैसा, तो यहाँ पे 5 तो निकल गया, सिर्फ बचा x, और ये माइनस अपने यहाँ पे रहा 5 दूना 10, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा 2, तो बस हो गया आंसर।
कुछ सवाल में दम नहीं है, एकदम आराम से सारा चीज़ बनेगा, लेकिन 4 बात को याद रखो। अब चलो इसमें से एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसका देखो भी नंबर, ये भी है, ये 5 नहीं है, क्योंकि ABCD किया सवाल में। अब इसमें लिख रहा है क्या, ये x a + b, उसके बाद फिर देखो y, फिर से a + b प्लस का z, फिर से a + b। अब पहला चीज़ खोजेंगे क्या कि एक जैसा संख्या इसमें है ही नहीं, तो कहानी खत्म संख्या का। अब सभी में एक जैसा चर, देखो सभी में एक जैसा चर है, a + b, a + b, a + b, सभी में एक जैसा है, तो यही तो निकल जाएगा ना, क्योंकि यही तो सब में एक जैसा है। तो इसी को निकाल लेते हैं सभी से। तो a + b सभी में एक जैसा था चर, इसको निकाल लिए। तो इस पूरा जगह पे सिर्फ और सिर्फ x बचा, प्लस ये पूरा जगह पे सिर्फ और सिर्फ y बचा, प्लस इस पूरा जगह पे सिर्फ और सिर्फ z बचा। तो बस हो गया आंसर। मतलब कि एक भी सवाल ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वही बात, संख्या एक जैसा, चर एक जैसा, जोड़ा जोड़ा पद आएगा या फिर सूत्र। लेकिन अभी तक सवाल इसी दोनों में बन रहा है कि संख्या एक जैसा, चर एक जैसा। इस बात को बार बार दोहराने का मतलब क्या है कि तुमको याद हो जाए सारा चीज़, ठीक है ना। इतना जब भी गुणनखंड का बात आएगा तो इतना बात तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। पहले यहाँ तक उतारो, फिर सवाल को देखते हैं हम लोग आगे। अब देखो ये U नंबर का सवाल लिखा है, अब इसका गुणनखंड करना है। तो फिर वैसे ही सोचो कि सभी में एक जैसा संख्या है ही नहीं, पहला स्टेप खत्म। दूसरा, सभी में एक जैसा चर है, देखो x इसमें भी है, y है, z है, लेकिन देखो इसमें x y है और इसमें x y z है। तो मतलब देखो x इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, मतलब कम से कम 1 बार तो सभी में है, ये तो फिक्स हो गया, 1 बार सभी में है। संख्या कॉमन नहीं ले, क्योंकि सभी में संख्या ही नहीं, इसमें सिर्फ है, इसमें तो होगा ही नहीं है। उसके बाद देखो y इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, तो मतलब कम से कम y सभी में तो 1 बार है। उसके बाद देखो z इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो नहीं आएगा क्योंकि सभी में एक जैसा आया ही नहीं। तो मतलब कि सभी में एक जैसा सिर्फ और सिर्फ x y है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तब बच गया क्या, x तो 1 बार निकला, यहाँ पे 1 बार बचा, y 1 बार निकला, y 1 बार बचा, z दोनों बार बच गया क्योंकि z निकला ही नहीं, क्योंकि इसमें z था ही नहीं, प्लस x 1 बार निकला, 3 तो यहाँ पे बच ही गया, 3 तो निकला ही नहीं था, x 1 बार है, y 1 बार है, दोनों तो निकल ही गया, सिर्फ यहाँ पे 3 बचा, माइनस x 1 बार निकला, x नहीं बचा, y 1 बार निकला, y नहीं बचा, तो सिर्फ और सिर्फ z बचा। बस हो गया। 4 बात, संख्या एक जैसा, चर एक जैसा, समान पद और सूत्र। अभी तक 2 ही चीज़ में सारा सवाल बन रहा है, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। 8 नंबर का टोटल सवाल अब बन जाएगा, सही से बनाओगे तो सारा सवाल बन जाएगा, जितना बताएगा। इतना जिसको समझ में आ गया तो किसी भी सवाल में नहीं फंसेगा। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। अब इसमें भी वही बात है, जो 8 नंबर में बात बोला है वो सारा कहानी इसमें वही किया है। अब इसमें टोटल दे दिया, ये 15 सवाल दिया हुआ है इसमें। तो इसमें से एक सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि पीछे का ही सारा सवाल को छाप दिया लाके, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक जितना सवाल बनाए, जिसको समझ में आ गया आगे उसको दिक्कत होगा ही नहीं। अब इसमें जैसे देखो सवाल इसमें लिख दिया, ये 14 नंबर वाला सवाल। एक ही सवाल बताते हैं इसको, उसके बाद समाप्त करते हैं हम। 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x4। अब इसका निकालना हम लोग को गुणनखंड। तो कुछ नहीं देखना, सबसे पहला काम एक जैसा संख्या। तो एक जैसा संख्या देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 2 5 6 10, 2 9 18, 2 7 14, 2 तो सभी में है। 2 के अलावा एक जैसा संख्या किसी में नहीं है, 2 लेकिन सभी में है। उसके बाद देखो x यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, तो कम से कम 2 बार x तो सभी में है, तो 2 बार x तो निकल चुका है। अब इसके अलावा सभी में कुछ नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे 2 5 6 10, 5 बचा, x 2 बार था निकल गया, मतलब और कुछ नहीं बचा, सिर्फ 5 बचा, माइनस 2 9 18, यहाँ पे 9 बचा, और 9 के बाद देखो x तो 2 बार निकल गया, 1 बार x यहाँ पे बचा है। उसके बाद देखो प्लस 2 7 14, 7 बचा, x 2 बार निकल गया, 2 बार और बचा, हो गया आंसर। तो देखो ये चैप्टर का लास्ट सवाल था। इसमें टोटल 1 से लेकर 9 नंबर तक सवाल दिया, और इस चैप्टर में तुमको सिर्फ और सिर्फ सिखाया गया कि गुणनखंड को कैसे निकालना। 2 ही स्टेप पे बताए, या तो संख्या एक जैसा कॉमन आएगा या फिर चर एक जैसा कॉमन आएगा। अब आने वाला चैप्टर में और जो 2 पॉइंट नीचे बचा कि जोड़ा जोड़ा पद और सूत्र, तो उसके अनुसार भी सवाल आने वाला चैप्टर में होगा। लेकिन अगर यहाँ तक जिसको समझ में आ गया तो दिमाग अब उसका आगे काम करेगा, क्योंकि इसको पहले चेक ही करना होगा, उसके बाद हम लोग आगे स्टेप में बढ़ सकते हैं। अब कोई डायरेक्ट सूत्र लगा दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उसको शुरू से ही चेक करके आना है। तो आई होप कि इस चैप्टर में जितना सवाल आप बना सकते हो। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे चैप्टर का चर्चा करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।